हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्लास 12 के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपकी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझें, पहले आप ये बात यहाँ पर जान लें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। एक सिंपल सी डेफिनेशन क्लास 10th में दे रखी है, जिसमें बताया गया द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए, तो अब आपकी जो डेफिनेशन यहाँ पर होगी वो होगी आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसी डेफिनेशन है, समझ में ही नहीं आई, तो उसको समझाने का काम मेरा है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको बॉयल करेंगे, इसको बर्न करेंगे और ये देखेंगे किस टेम्परेचर पर जो है ये वेपर में कन्वर्ट होने लगे। उसी टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बता देते थे। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, इस डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया। स्टूडेंट्स, समझने वाली बात ये यहाँ पर ये है कि जो भी इस अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, जिसमें आपकी एयर है, एयर में आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है और अदर गैसेस हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा, इसमें कोई बताने वाली ये चीज़ नहीं है। तो आगे हम लोग जनरली क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स, जनरली जो बात करने वाली यहाँ पर है वो बात ये है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनने से इनको कौन रोक रहा है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है लिक्विड की, वो वेपर बनने से इनको रोक रही है। और साथ ही साथ ये जो एयर का दबाव है, हवा का दबाव है, ये इन वेपर्स को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा या जितना ज़्यादा दबाव होगा, उतनी ज़्यादा जो है हमें बॉयल करना पड़ेगा लिक्विड को, तब जाकर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। एयर का दबाव जो है वो इस लिक्विड के ऊपर लग रहा है, जो कि इन वेपर्स को ऊपर आने से रोकेगा। और जब तक ये वेपर्स ऊपर नहीं आएंगे तब तक जो है बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके एयर प्रेशर्स पर डिपेंड करता है। और जब आपके इस लिक्विड का जो प्रेशर है, यानी कि नीचे से ऊपर ढकेलने वाला प्रेशर, जब आपके एयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब ये जो लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, तब वो ऊपर जा पाएंगे। आप यही मान लें कि नीचे से भी एक फोर्स लग रही है और ऊपर से भी। जब आपकी फोर्स इसके बराबर हो जाएगी, तब क्या होगा, ये जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर जा पाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में आपने देखा होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जब आपका जो है बैलेंस फोर्स हो जाएगी, यानी कि नीचे से जो प्रेशर लिक्विड का लग रहा है वो एयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आगे की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि एलिवेशन की, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किस तरह से आ जाता है और इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर कैसे ये हो जाती है, उसको यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ स्टूडेंट्स वही है
जैसे कोई लिक्विड है, इसमें पहले वॉलेटाइल सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने रूलेट्स लॉ में पढ़ा था, जो वॉलेटाइल सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा आपका किसके, मोल फ्रैक्शन के, यानी x के। अब अगर ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल है स्टूडेंट्स, दूसरा केस अगर हम इसमें देखें, हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ऐसे पार्टिकल्स ऐड कर दिए जो वोलेटाइल नहीं है, जो कि हवा में गायब नहीं होते सैनिटाइज़र की तरह। तब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये लिक्विड जो है बॉयल होने में इसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के वो इस वाटर में मिक्सअप हो जाएंगे, और ये जो वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्स है यहाँ पर लिक्विड की वो बढ़ जाएगी। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगी, इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं वो बाहर पहले जिस मात्रा में निकल रहे थे उतने वेपर्स अब जो है लिक्विड से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से अब हमें इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो आइए जो है अब हम एक ग्राफ से जो है इसको समझ लेते हैं। इसकी इक्वेशंस बनाने से पहले आपको ये ग्राफ समझ लेना है, तभी जाकर आपको ये इक्वेशन समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं इसके ग्राफ पर, देखते हैं इसके ग्राफ में क्या दे रखा है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर ग्राफ दे रखा है। आप अगर इस ग्राफ को देख पा रहे हो तो एक आपकी ये वेपर प्रेशर है और दूसरी एक्सिस जो है आपकी टेम्परेचर की है। इसमें जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, यानी कि जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन था, तब आपका ये जो लाइन है ये आपकी स्टूडेंट्स है 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो हम मान के चलते हैं जैसे ही इसका प्रेशर 1 atm होगा लिक्विड का, वैसे ही ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ये इसकी लिमिट है 1 atm। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने प्योर की बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। तो आप एक बार फिर समझ लें, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, एक बार फिर देख लें। ये आपकी वेपर प्रेशर और ये है आपका टेम्परेचर की एक्सिस। अब अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपकी जो पहली लाइन है इसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट वाली लाइन। प्योर सॉल्वेंट की ये जो लाइन है, इससे हमें पता चलेगा प्योर सॉल्वेंट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, और इस मोमेंट पर, इस पॉइंट पर इसका प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, यानी इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस टेम्परेचर पर है, उसको हमने मान लिया है TB0, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हमने माना है TB0। और अब अगर आगे देखते हैं हम, जब हमने एक आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तब क्या होता है, तब इसका स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा, इसको ये देर में जो है बॉयल होगा। इसका प्रेशर देर में जो है आपका 1 atm हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर जो है ये 1 atm प्रेशर के बराबर होता है, जिसको कि हमने यहाँ पर माना हुआ है TB। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट चेंज की बात करें तो डेल्टा T हो जाएगा ना। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, TB0 माइनस TB। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स आइए अब उस इक्वेशन पर चलते हैं जो कि इस टॉपिक में हमें देखनी है। एक्सप्रेशन की बात करें तो वो होता है आपका डेल्टा TB
इक्वल टू के बी एम। स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर, तो पहले हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। जो आपका डेल्टा टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो किसकी वजह से हुआ है? ये जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया है वो आपका जो है सॉल्यूट की वजह से आया है। और सॉल्यूट के लिए मोलैलिटी हम लोग निकालते थे। मोलैलिटी का आपका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के बराबर। मोलैलिटी के बराबर होगा ये, एम को हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, अगर हमें इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट हमें कोई लेना पड़ेगा, तो वो हमने ले रखा है के बी। तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी आपका इक्वल टू हो जाएगा के बी एम। के बी क्या है स्टूडेंट्स? एलिवेशन कांस्टेंट है। ये जो एलिवेशन कांस्टेंट के बी को हमने एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पर लिया है। एलिवेशन कांस्टेंट की जगह हमने इस के बी को रखा हुआ है। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि डेल्टा जो टी बी है आपका चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो बराबर होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के आपके ये बराबर होगा। ये सारे सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए जो के बी है वो 0.52 है, यानी कि जो इसमें चेंज आएगा वो 0.52 का आएगा। इथेनॉल की बात की जाए तो 1.20 होगा। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से आई। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके स्टूडेंट्स हम लोग मोलर मास भी सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं उस फॉर्मूले को। चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करें स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन की, जो कि आपकी होती है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है के बी एम, यानी कि मोलैलिटी मल्टीप्लाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब आगे अगर बात की जाए, इससे जो है हम लोग मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एम का यहाँ पर हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला रिकॉल करना होगा। मोलैलिटी आपकी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो आपकी मोलैलिटी है वो पर केजी के अकॉर्डिंग आती है, जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इसको ग्राम में लेके चलेंगे। और अगर हमें इसको ग्राम में लेकर चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो जो आपके मोल्स होते हैं, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। तो जो आपके मोल्स होंगे स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो ऊपर मोल्स हमें निकालने हैं फॉर्मूले में,
मोल्स आपके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कैपिटल एम से जिसको हम डिनोट करते आते हैं। अब अगर आगे बात की जाए तो गिवन मास को हमने मान लिया डब्ल्यू बी। गिवन मास को हमने क्या मान लिया है, डब्ल्यू बी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आपकी, नंबर ऑफ मोल्स आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमने मान लिए गिवन मास को हमने डब्ल्यू बी मान लिया है और मोलर मास को हमने एम बी मान लिया है। अब इस केस में होगा क्या स्टूडेंट्स, तो जो हमारी मोलैलिटी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी, मोलैलिटी हमने देखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब हमने ये वैल्यू उस मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखी तब हमें क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख लें। ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो आप सामने एनसीईआरटी रखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऊपर मोलैलिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लिखते थे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके किसके बराबर हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी डब्ल्यू बी इंटू 1000 और एम बी आपका हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जिसमें ए हमने जो है यहाँ पर सॉल्वेंट माना है और डब्ल्यू बी जो है हमने वो सॉल्यूट माना हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब ये m की वैल्यू हम लोग अपनी ओरिजिनल इक्वेशन यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम एम बी इक्वल टू डेल्टा टी बी आपका किसके बराबर आएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो अब अगर मोलर मास की बात की जाए यानी कैपिटल एम, जो कि हमने सॉल्यूट को एम बी से माना था, तो वो हम यहाँ से इस इक्वेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं एम बी को जो है इसको वहाँ ले जाकर जो फाइनल इक्वेशन आएगी एम बी इक्वल टू वो भी लिख देता हूँ। एम बी इक्वल टू आपका आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और वो जो वहाँ डेल्टा टी बी था वो यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा इंटू डब्ल्यू ए। तो आई होप आपको जो है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा स्टूडेंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थी आपकी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपने इस वीडियो में समझी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।